कितने लोग का कुछ आंसर आया, जरा हाथ खड़ा करना। बस 2 लोग अभी तो बड़ा। हाँ 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 3 और बस। कब से तो रुके हुए थे। अच्छा कैसे किया बताओ? एकदम सही। देखो क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि एक तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, और उसको रिलीज किए कहां पर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ग्रेविटी लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना। तो किधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो प्लस क्यू अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पे फोर्स लगेगा किधर? किधर फोर्स किधर लगेगा? इस पे, इधर। और फोर्स का वैल्यू कितना होता है? क्यूई। एक फोर्स के चलते एक बॉडी का क्या आता है? एक्सेलरेशन। पढ़े होगे 11 में, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां लिखेंगे F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स का वैल्यू हो गया क्यूई इज इक्वल टू एम ए, तो ए का वैल्यू आ गया क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। यहां तक समझ में आ गया? एक बॉडी का अगर एक्सेलरेशन होता है तो बॉडी क्या करता है? आगे मूव करेगा। और उसका वेलोसिटी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो ये बॉडी यहां से मूव करना स्टार्ट होगा और वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। और कितने टाइम तक बोला है? टी टाइम। तो टी टाइम में अगर ये पार्टिकल यहां होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। कैसे निकालेंगे? v, हाँ बोलो बोलो। हाँ v, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v माइनस इक्वल टू यू प्लस। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। सबसे पहले ये बताओ, ये जो इक्वेशन लगाए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, थोड़ा 11th रिवाइज करवा देते हैं छोटा छोटा। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कब लगाते हैं? हाँ कोई बोला क्या? एक्सेलरेशन जब क्या? कांस्टेंट। यहाँ एक्सेलरेशन देखो, q कांस्टेंट, e कांस्टेंट और m भी क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए फॉर्मूला लगाना है। तो v का वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन हो गया QE बाई m इंटू टी। चलिए वेलोसिटी आ गया, तो हमको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ m और इसका स्क्वायर q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर। एक mm कैंसिल हो जाएगा। किसी का मैच किया? बहुत बढ़िया। हाँ आंसर बड़ा, तो ऐसा क्या है बड़ा है? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। संडे के बाद बैच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम बोले भी थे शायद। ठीक है, कुछ बच्चे को तो हम पर्सनली जानते हैं, उसको हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। जिनको लगता है कि हमको आता है और हमको थोड़ा और कॉम्पिटिटिव लेवल का और बढ़िया से पढ़ना है, वो संडे को आके टेस्ट दे देना, नहीं तो पार्शलिटी हो जाएगा फिर कि सर हम उसमें नहीं। हम देखो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं तुम पढ़े हो नहीं पढ़े, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए थोड़ा। अभी तक हम जो भी पढ़ाएं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, हम उसी के बेस्ड टॉपिक पे टेस्ट लेंगे। इस संडे को आके देना, टाइमिंग में भी सब हम मैसेज कर देंगे, आके टेस्ट दे देना। हम कुछ 20 बंदों का अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिनका थोड़ा सा माइंड, क्योंकि देखो ये तुम भी जानते हो और ये सब जानता है कि सबका माइंड उस पेस से नहीं चलता। तो जिनका बहुत अच्छा चलता है उनको अलग से लेके थोड़ा बहुत करवा के, और जिनका थोड़ा स्लो है तो हम भी थोड़ा स्लो हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारे पेस में ही चलेंगे। जहाँ उन लोग को दो क्लास पढ़ाएंगे, तुम लोग को 4 क्लास पढ़ाएंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए बैच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों का नाम हम आज लिख के चल जाएंगे, और जिनको लगता है कि सर हमको सेलेक्ट नहीं किया फिर भी हम करेंगे, संडे को आके टेस्ट दे देना, बस हो गया बात खत्म। हाँ नहीं, संडे को। और हाँ, जिनको सेलेक्ट करेंगे इस ख्वाब में मत रहना कि हम तो अब सेलेक्ट हो गए उसमें। हर 15 दिन या 20 दिन में हम टेस्ट लेंगे,
जो टॉप बैच में थोड़ा नहीं करेगा उसको नीचे ले आएंगे, और जो यहाँ करा उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी रिशफलिंग चलता रहेगा। हर 20-20, 25-25 दिन में करेंगे ये काम, ठीक है, क्योंकि हक सबको मिलना चाहिए, है ना। चलिए यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो। हल्ला नहीं। चलिए इसको बनाइए, ये हम लोग पढ़े भी हैं पिछले क्लास में, और इसको समझो और बढ़िया से बनाओ। हाँ, ये 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट, और ये रहा तुम्हारा फिगर, और ये रहा 4 ऑप्शन। 2 मिनट का समय देते हैं, आराम से बढ़िया से सोचो, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। हाँ, अपना अपना आंसर अपने पास अभी है ना, सोच लियो, बहुत बढ़िया। ना ना, ऐसे नहीं, या इधर या उधर, एक ही में रहना है। चलिए ठीक। चलिए हो गया सबका आंसर, क्या अभी भी समय चाहिए? और हो गया ना? कितने लोगों का कहना है कि ए ऑप्शन है, कि -q और 2q के कहीं बीच में होगा? कितने लोग हो ऐसा? और बाकी को देखना नहीं, जो अपना आंसर अपना है, किसी का नहीं। हाँ, ए 2। चलिए और कोई हिम्मत करके थोड़ा, चलिए 2 आदमी। ऑन द लेफ्ट ऑफ -q, ये कितने लोग का कहना है? इसमें वोट ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग है ना। चलिए, अरे वोट तो देना है, किसी को दे दो, क्या दिक्कत है ना। ऑन द राइट साइड ऑफ 2q, 2 लोग उधर और 2 लोग, और कोई नहीं है ना। चलिए 2 लोग। लास्ट ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ऐसे बोलते हैं इस लाइन बाइसेक्टर को, कि इसी पॉइंट पर कहीं नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी 0। चलो 1 2 3 2 13 14, और क्लास में बैठे हैं 30 लोग। हाँ अच्छा 12 हो गए। चलिए बाकी लोग को भाई हमको वोट नहीं देना है ना। चलिए, तो ये शायद पिछले भी डिस्कस किए थे। जो लोग बोले हैं कि इसके बीच में अगर तुम एक पॉइंट लोगे, -q का किधर? अपने तरफ, और +2 का किधर? उधर। क्या 0 हो सकता है कभी? कभी नहीं। चलिए, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ -q, चलिए इस पॉइंट पर अगर बात करें तो -q का किधर होगा? अपने तरफ, और प्लस का किधर होगा? दूर।
क्या यहाँ पर एक पॉइंट पर दोनों कैंसल आउट हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा, तो यहाँ कैंसल आउट कर सकता है। इसके इधर कैंसल आउट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका इधर होगा और उसका किधर होगा? इधर। अपोजिट में तो है, पर यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगा, तो कभी कैंसल आउट नहीं होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस माइनस क्यू का यहाँ पर अपने तरफ होगा और इस प्लस क्यू का किधर होगा? इधर होगा। कैंसल आउट करेगा कभी? तो सही ऑप्शन क्या है? ऐसे ही तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा जी। चलिए आगे पढ़ाई चालू करते हैं, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े। आगे लिखो, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिसको नहीं पता हो, थोड़ा सा हम इधर बेसिक बता देते हैं ताकि आगे हमको डिस्टर्ब मत करना, है ना। जैसे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब क्या होता है? x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका भी एक ग्राफ बनेगा ना, कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी x बढ़ेगा तो y तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर जैसे यहाँ x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है सेम प्रोपोर्शन में, पर यहाँ x बढ़ेगा तो y स्क्वायर टाइम्स में बढ़ेगा। कैसा होगा ग्राफ इसका? तो इसको ऐसे याद रखना है, x चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, y हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और थोड़ा सा पैराबोला सुने हो नाम कि 11th में था भी, है ना। हाँ, तो x प्लस हो चाहे माइनस हो, y हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, यानी ग्राफ ऊपर बनेगा और इस टाइप का बनेगा, पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए और बताते हैं कुछ कुछ ग्राफ, और अभी लिखवा देते हैं, पूरा 12th में ये सब ग्राफ यूज आएगा, ठीक है। दूसरा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा। तो इसका ग्राफ कोई बुद्धिजीवी बता सकते हो? हाँ हाँ हाँ, नीचे की तरफ ऐसे, अरे लगने से हो जाता तब तो। ऐसे 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 ही होगा। इसको आगे जाके पढ़ोगे, अगर कोई पढ़ लियो तो बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और हम बता रहे हैं इसका सबसे ज्यादा यूज है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि तुम समझो कि x जब बहुत कम होगा, बहुत कम, x जितना कम होगा y उतना ज्यादा हो। देखो x कम है तो y बहुत ज्यादा है, और x बहुत ज्यादा हो जाएगा तो y बहुत कम हो जाएगा। दूसरा मिलेगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ इसी के जैसा होता है, पर ये थोड़ा और सट के होता है, ठीक है। दोनों याद रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। और हम बताएंगे भी कि कैसे इसको समझना है। पहले इसको उतारो, ये चारों ग्राफ ना एकदम दिमाग में लोड होना चाहिए, क्योंकि आगे जब भी ग्राफ बनाएंगे यही चारों का यूज आएगा, इससे बाहर कोई यूज नहीं आएगा, इतना मेरा गारंटी रहेगा। ठीक है, चलिए तो सब उतार लिए सब लोग? उतारो 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 उतारो, बढ़िया से उतारो। चलिए हो गया। देखो अब अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ, है ना, ग्राफ ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे मेरे को पहले ये बताओ कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। यही फॉर्मूला होता है, कितना होता है, KQ/R²। और अगर हमको एक ग्राफ बनाना है किसके बीच, ध्यान से देखो, E वर्सेस R, ठीक है। यहां R चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। अब तो ग्राफ कैसा बनेगा ना, इस फॉर्मूले को खाली एनालाइज करो। y एक्सिस में कौन है, E, तो यहां y लिख लो इज इक्वल टू K कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट। यहां खाली क्या चेंज होगा, E और R ही चेंज होगा ना। तो E और R² में आपको वो चारों में से कौन सा दिख रहा है, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ, फोर्थ। पता चल गया फोर्थ वाला बनना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ हमको दिख रहा है इस टाइप का ग्राफ बनने वाला है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे प्लॉट कर देना है, हो गया खत्म। हाँ, सटाना नहीं है, सटाओगे ना तो इन्फिनिटी जाना होगा, उतना चलता है कि सटाना इधर है, बस खाली दिखाना ये है कि यहां पर क्या है, कर्व है, ठीक है। अच्छा, इसको सटा मत देना, पता है ये कब जाके सटेगा, इन्फिनिटी। क्योंकि देखो E का वैल्यू अगर तुमको 0 करना है, E का वैल्यू 0 कब होगा बताना। अगर E का वैल्यू तुमको 0 करना है तो R का वैल्यू देखो, R अगर इन्फिनिटी हो गया तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। ये सब भी नहीं पता है तो बता देते हैं, सम कांस्टेंट अपॉन 0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। सम कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, 0, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को आज तक कोई नहीं बता पाया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये सब याद रखना। तो अगर R बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब इस 4 से हम कितना दूर चले गए, R अगर बहुत बड़ा हो गया तो हम 4 से कितने दूरी पर हैं, इन्फिनिटी में। और इन्फिनिटी में इसका फील्ड दिखाई देगा नहीं, इसलिए R टेंडिंग टू इन्फिनाइट में E का वैल्यू कितना होता है, 0। अब बताओ एकदम चार्ज के एकदम सट के खड़े हैं वहीं पर, तो R टेंडिंग टू 0, तो सम कांस्टेंट अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट, यानी E का वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मतलब E का वैल्यू इन्फिनाइट होने वाला है, इसलिए ना यहाँ सटाना है ना यहाँ सटाना है, और सटाना है तो कहाँ जाके सटाना, इन्फिनिटी, ठीक है। उतारो इसको। अब जो बताने वाले हैं ना, इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। डाइजेस्ट इन द सेंस कि मान के चलो कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ था, ठीक है, बीच में था, तो उसका एक ग्राफ बनाए, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस क्यू का, खाली उसी तरफ होगा कि इस तरफ भी होगा। एक प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, चारों तरफ होगा, तो उधर भी होगा और इधर भी होगा। तो जैसे इसका ग्राफ उधर बना है ना, वैसा ही ग्राफ इसका नीचे भी बनेगा। अब तुम बोलोगे सर इसका, अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, और ये कैसे डिसाइड किए, तुम मेरे को ये बताओ। अगर तुमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर होगा, मतलब राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किधर बना, ऊपर। अगर यही प्लस क्यू का हम यहाँ पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो राइट साइड बताते हैं कि लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, इसलिए इसका ग्राफ नीचे बना, ठीक है। अब तुमको तो यार अब लोग क्या करता है ना, स्टूडेंट रट लेता है, अच्छा ठीक है इधर ऊपर बनाएंगे, इधर क्या बनाएंगे, नीचे। और टीचर इसी का फायदा उठाता है कि वो ग्राफ पूछ देता है कि एक काम करो माइनस क्यू का बनाओ। ना 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 ना, सब टीचर सही है। देखो वो पूछेगा किसका, माइनस क्यू का। अब तुम ये सोचोगे कि ऊपर बनाएंगे और नीचे बनाए, सही नहीं। अब तुम बताओ इस माइनस क्यू का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट साइड, और इस पॉइंट पर किधर होगा, राइट साइड। तो इस पॉइंट पर अगर लेफ्ट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये ग्राफ नीचे बनेगा और इधर वाला ग्राफ किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। ये दोनों ग्राफ नोट डाउन करो, और ये लॉजिक के साथ कि क्यों ऊपर बन रहा है और क्यों नीचे बन रहा है, ठीक है।
क्वेश्चंस अगर बनाओगे एचसी वर्मा का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो ये सब सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्यों बन रहा है। ये कर्व इसलिए बना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। कब पॉजिटिव बनेगा कब नेगेटिव बनेगा वो सब डायरेक्शन का खेल है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बना लिए, माइनस गया, ये लिख लेना, यहाँ E है और ये R है। चलो ठीक है, अब और ग्राफ बताते। ये तो सिंपली हो गया एक चार्ज और एक चार्ज का बना है। अब हमसे पूछा जाएगा कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक और चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और बोला ना कि इस टाइप से एक प्लस क्यू इस पॉइंट पर है और एक प्लस क्यू इस पॉइंट पर है, ठीक है। मेरे को बताओ यहां कोई ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? सेंटर पे है, ये तो सबको पता है, इतना पढ़ चुके हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। अभी देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छा, अगर इसके इधर गए, इस रीजन का बात करें, कोई भी पॉइंट का, इस प्लस क्यू का किधर होगा? इस प्लस क्यू का इधर होगा और इस प्लस क्यू का इधर होगा। मेरे को बताओ कौन कि यहां पर किसका डोमिनेट करेगा, इसका कि इसका? इसका डोमिनेट करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस पॉइंट की अगर इधर बात करें, इस रीजन में, तो यहां पर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, इसका कि उसका? इसका। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट के इधर चले गए अगर, इधर इस साइड, तो बता इस पॉइंट पर दोनों का इधर ही होगा और इस पॉइंट पर किधर होगा? इधर। डायरेक्शन पता चल गया। अब देखो हम कितने आसानी से बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है। इसके इधर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। ये दोनों में तो शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां बीच का थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनना है? पॉजिटिव। और इधर कितना बनना है? नेगेटिव। और एक जगह पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है? जीरो भी होना। देखो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। समझ में आया कैसे बना दिए? पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं है, फिर से समझाते हैं। इधर ये दोनों समझ में आ गया होगा, इन दोनों में से कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा इस बीच का समझने में, ठीक है। तो इस बीच में कैसे किए? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। यानी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी होगा और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो ग्राफ क्या बनेगा? नेगेटिव। तो हम इधर से पॉजिटिव लेते हुए फिर जीरो से करते हुए क्या आ गए? नेगेटिव। समझ में आया? इसको उतारो, क्वेश्चंस और देते हैं, कुछ प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर यही प्लस 2q होता, समझना ध्यान से, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव क्यों है मेरे को ये बताओ। यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस, यहाँ तो जीरो है ना, तुम यहाँ कोई भी पॉइंट लो, कोई भी, इस पॉइंट पर इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इसका डोमिनेट करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ। और ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव कि नेगेटिव? इसलिए यहाँ नेगेटिव बना।
और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट साइड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना, ऊपर। इसको नोट डाउन करो। ग्राफ बनाना है तो खाली पॉजिटिव नेगेटिव का बात होगा और खाली कर्व भी बनना है। दो तीन ग्राफ बनाएंगे ना, इससे समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है। ये सब सारा जेई में आ रखा है, ये सब सारा चीज। संडे के पहले नहीं दिए क्या? हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। और देखो एक चीज हम पर्सनली सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको लग रहा है ना कि हम वाकई में मेरा 11 थोड़ा कमजोर है और हम उस बैच में कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेटर है कि तुम लोअर बैच में ही रहो, 1-2 महीना उसी में रहो, प्रैक्टिस करो, और जब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा ना तब तुम ऊपर जाना। अभी दिक्कत क्या होगा कि मान के चलो तुम्हारा 11 वीक है पूरा, तुम जहाँ टॉप बैच में पढ़ोगे ना तो सब यहाँ से पार होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिजिक्स से डर लगने लगेगा, फिर लास्ट में रटना स्टार्ट कर दोगे। इससे बेटर है अपने आप को, मतलब अपने आप को पहले तैयार कर लो, 1-1.5 महीना में, 2 महीना में ये सब छोटा छोटा चीज़ पढ़ो, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करो, और जब लगेगा कि नहीं अब हम कर सकते हैं तो आराम से पढ़ लो। क्योंकि हम अपना कंडीशन अगर बताएं तो हम जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे ना, तो कोटा में पता है वहाँ सिर्फ पास आउट बैच जो 12th के बाद ड्रॉप करता है ना, वहाँ टोटल 30 बैच था। 30 बैच सिर्फ पता है कौन सा बैच, जो 12th पास करके वहाँ जाता है तैयारी करने, वहाँ पर कितना बैच था, 30, और हर बैच में 150 स्टूडेंट था। तो हम जब वहाँ रेजोनेंस का एग्जाम देने गए थे ना, तो हम तो 12th में कुछ भी नहीं पढ़े थे, तो हमको 3rd बैच मिला नीचे से, मतलब हम 27th बैच में थे स्टार्टिंग में, 27th बैच में थे। 1 महीने के बाद थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो अपग्रेड होके हम 11th बैच में गए, ठीक है। और ये मत समझो कि 11th बहुत बढ़िया है, बढ़िया वहाँ से 3-4 बैच ही, बाकी सब बोक्का भरा हुआ है। तो उस बोक्का में हम 27th में थे, थोड़ा सा पढ़े और कुछ नहीं पता हम कितना नंबर लाए थे, 360 में से मात्र 80 नंबर लाए थे, और हम कहाँ कौन से बैच में थे, 11th। तो तुम समझ जाओ कि मेरे नीचे वालों का क्या हाल है, ठीक है। तो जब 11th बैच में थे तो वहाँ फिर पढ़े, वहाँ 2-3 महीना पढ़े, जब लगा कि कॉन्फिडेंस आया, धीरे धीरे आया, तब फिर वहाँ से अपग्रेड होके 3rd बैच में गए। तो नीचे से तीसरा, फिर पहुँचे कहाँ, ऊपर से तीसरा। फिर 3rd बैच में 1-1.5 महीना पढ़ने के बाद हम फिर मेरा टॉप बैच में सिलेक्शन हो गया था, पर एक टीचर थे जो सिर्फ 3rd बैच में पढ़ाते थे, तो हम उस टीचर के लिए हम चेंज करवा के 3rd बैच में आ गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आप टॉप बैच में रहोगे तो हमेशा टॉप बैच में, आप नीचे से भी स्टार्ट करो जर्नी, आप पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, मतलब जबरदस्ती नहीं करना है कि हमको टॉप बैच में पढ़ा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी हम बैठे हुए हैं ऐसे नहीं करना है बस। हाँ ठीक है, चलिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको ट्राई करिए, और ये ग्राफ शायद ही 1-2 बंदे से बने, ठीक है, और बढ़िया से सोच समझ के बनाओगे तो शायद बन जाए, ठीक है। लेकिन ट्राई करो, गलती होगा, समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती किए हैं। नहीं बनाओगे फिर वेस्ट है, एकदम बैठना ही वेस्ट है, टाइम वेस्ट है फिर। आराम से बनाओ, एनालाइज करो अच्छे से, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ। और बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये, बनाओगे जब आंसर मिलेगा तब समझ में आएगा।
बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना के आराम से रहो, कम से कम पता तो चलेगा सही है कि गलत। हमको दिखाओ जरा हम। अच्छा एक जगह तुम कट कर दिए ना, इसका तुम एक जगह कट किया ना ग्राफ को, मतलब ग्राफ ऐसे आया और इस पॉइंट को कट किया, इस पॉइंट को कट नहीं होगा। हाँ समझ में आया कहाँ गलती हो रहा है, तो अच्छे से सोच समझ के करोगे बनेगा। इधर इधर तो बन जाएगा, ये और ये बन जाएगा, बीच का खेल है बस, जो खेल है वो बीच का ग्राफ का है। इधर इधर तो अब कोई बच्चा भी बना लेगा, जो खेल है वो कहाँ का है, बीच का। हाँ आपका सही बना, बहुत बढ़िया। ना ना ना, आधा सही आधा गलत। अभी देखो हमसे पूछ के बनाओगे तो अब क्या फायदा, पहले बना लो और अपने आप को संतुष्ट कर लो कि हाँ ठीक बना है। आधा तो सही बन गया, बस बीच का बाकी है। अच्छा इतना तो मतलब हमको भरोसा है कि इधर और इधर का बना लिए होगे, है ना। इस इधर कोई भी पॉइंट लोगे तो प्लस क्यू का भी इधर और सॉरी प्लस क्यू का किधर होगा, उधर, और माइनस क्यू का किधर होगा, इधर। डोमिनेट किसका करेगा, प्लस का, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो माइनस क्यू का इधर होगा और प्लस क्यू का उधर होगा। डोमिनेट किसका करेगा, माइनस क्यू इधर। तो इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। ये रहा ऐसे, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा, ऐसे ऐसे। ये कितने लोग बनाए हो, चलो यहां तक तो संतुष्ट है। चलिए अब आते हैं बीच में। क्या यहां एक कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कट तो करेगा नहीं, ये तो 100% है। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इस माइनस क्यू का किधर होगा, अपने तरफ, और इस प्लस क्यू का भी किधर होगा, उधर। यानी नेट इधर होने वाला है। यानी ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। इतना भी एनालाइज कर लिए, अगर इतना भी एनालाइज कर लिया ना तो 4 ऑप्शन में देख के भी टिक मारा जा सकता है। समझ में आ रहा है। अगर तुक्का भी मारना तो ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ वाला, ऐसा नहीं, कम से कम इतना भी एनालाइज कर लिया ना तो 4 ऑप्शंस में टिक मार सकते हैं। अब इसको अगर बढ़िया से करें कि देखो ग्राफ नेगेटिव होगा और कट भी नहीं करे, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं है। तो देखो ध्यान से ऐसे बनेगा, क्योंकि ग्राफ याद है ना, बहुत फास्ट चलेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर घटेगा, लेकिन कट तो होगा नहीं, तो ऐसा बनेगा। ये कितने लोग बनाए हो, चलिए कुछ तो बनाए हैं, चलो बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, एक जेई एडवांस का क्वेश्चन दे रहा है, डरना नहीं, ठीक है। जो हम सिखाए ना, जो सिखाए हाँ उसको खाली फॉलो करो और बनाओ। बीच वाला फिर से बता रहा है, इन दोनों पॉइंट पर कहीं भी जीरो नहीं है, और हमको इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव, और कर्व भी बनना है। तो यहां से कर्व होते हुए आया पर जीरो नहीं होगा, फिर इधर कर्व होकर इधर चला गया, क्योंकि जब अच्छा इस चार्ज के बिल्कुल पास चले जाएंगे तो r टेंडिंग टू जीरो, तो e का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट, इसलिए बहुत दूर चलेगा। इसके भी पास जाएंगे तो कितना होगा, इनफाइनाइट, बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए यहां से लेकर ऐसे बना है। हाँ ये नीचे क्यों गया, क्योंकि एक तो अच्छा नीचे क्यों बना, इसका इधर, इसका भी इधर, तो नेट इधर होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव बना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। डरना मत, है ना, एकदम डरना छोड़ दो एकदम।
चलिए अब तुमको कितना चार्ज दिया हुआ है? 3 चार्ज। ठीक है, ग्राफ बनाइए इसका। अब कोई किसी डिस्कस मत करना, अब खुद को परखो थोड़ा कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अरे फिर वही बात, हम नहीं बोलते, हम बोलते नीट का क्वेश्चन है तो हाँ आसान है। ठीक है, हाँ चलिए, डरना नहीं है, बस अपना दिमाग लगाओ, ट्राई करो बनाना। ठीक है, बना लिया? दिखाओ तो कॉपी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब इतना तो भरोसा आया ना कि हम कर सकते हैं। क्या नीट है तुम्हारा? तब तो सोने पे सुहागा है। मतलब अगर आप एडवांस का क्वेश्चंस बना रहे हो और आप नीट से हो, तब तो समझो कि तुम्हारा नीट बाएं हाथ से निकलेगा। हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। हाँ, वाह, शाबाश, सही है। अभी आधा बना है, आधा बना है। हाँ हाँ हाँ, तो गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हुआ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। देखो, हम बार बार बोल रहे हैं, जो खेल है बस बीच का है, साइड साइड का कोई भी बना सकता है। सही है, 1 मिनट फिर से दिखाना। इसका इधर, इसका इधर, हाँ ठीक है, वाह, हाँ सही है। चलो काफी लोग बना लिया जी, हमको इधर से बनाए। ठीक, चलिए हम सीधा बताएं। इसका इस तरफ ऐसा होगा, इसका इस तरफ ऐसा होगा। ये 99% लोगों का हो गया होगा, पक्का ना? चलिए हम लोग याद करो, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि यहाँ कितना पॉइंट्स है? 2 पॉइंट्स हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। याद है? इसके बीच से थोड़ा सा इधर और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, 2 पॉइंट्स है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है? 0। अब इस पॉइंट के इधर इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से होते हुए कट करेगा और नेगेटिव में चला जाएगा। इस पॉइंट के इधर कौन डोमिनेट करेगा? इसका प्लस क्यू, इस साइड। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। किसका किसका सही है देखो तो। एडवांस कुछ है? बस खाली पढ़ने और समझने का जरूरत है बस, और जितना डीपली पढ़ोगे उतना फायदा है। ठीक है, इसलिए बोलते ना कुछ टफ नहीं है, बस गलती क्या की है, तुम लोग पढ़े नहीं हो बस। और पढ़े हो तो बढ़िया से डीपली नहीं पढ़े हो, बस खाली ऊपर ऊपर का पढ़ के करोगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लिखिए। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है E = KQ/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, लेकिन किसका? एक पॉइंट चार्ज का। यानी एक पॉइंट चार्ज प्लस Q का R डिस्टेंस पर कितना होता है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग सब लोग देखे होंगे, ठीक है। हम एक रिंग बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। मान के चलो ये रिंग है और रिंग पे चार्जेस है, ठीक है। तो रिंग पूरा एक ऐसा रिंग है, उस पे चार्ज है, तो चार्ज कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और ऐसा मत समझना हमेशा प्लस भी होता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक रिंग के सब तरफ चार्जेस है, और चार्जेस कैसा है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, कि सब तरफ बराबर। तो अगर यूनिफॉर्मली लिखा हुआ तो बराबर बराबर, और नॉन यूनिफॉर्मली लिखा है तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज, यानी चार्ज बराबर बटा हुआ है। और तुमसे अगर पूछा कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के कारण कितना होगा, तो आंसर कितना दोगे? कितने लोग का आंसर है 0? हाथ उठाना। कि इस रिंग के चार्जेस के वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जो आप तुमको लग रहा हो कि, बताओ तो क्यों 0 लग रहा है तुमको? तो डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो बीच में आएगा, तो हाँ ठीक है। तो ऐसे क्या? हाँ ये, हाँ बोलो बोलो। सिंपल अगर बात करें तो अगर हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते, जैसे वो बोला है कि लाइन ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ कर लिए, तो हम अगर ये देख पा रहे हैं कि एक चार्ज कुछ भी होगा यहाँ पर, तो इसका जुड़वा भाई यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका इधर और इसका इधर दोनों क्या करेगा? कैंसल। इस तरह से सब डायमीटर का अपोजिट में जुड़वा भाई है, तो सब एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसल। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ये 0 तभी होगा जब चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन टीचर तो बदमाश रहता है, वो थोड़ा सा चेंज करेगा। थोड़ा सा चेंज मतलब तुमसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, तो क्या अपोजिट में उसका जुड़वा भाई होगा कि कुछ अलग होगा? कुछ अलग होगा। इस बार कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? यूनिफॉर्म। लिखिए, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज में लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और सेकंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है, इसमें लिखना नॉन जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का हम लोग कहाँ का बात किए? एट द सेंटर। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले इस एक्सियल पॉइंट को देखते हैं कि कैसा होता है एक्सियल पॉइंट, ठीक है। 1 मिनट इसको देखते हैं, अगर मिल जाए तो।
देखो देखो, इस एक्सियल को समझना कैसा एक्सियल होता है। एक चीज यहाँ दिख रहा है ना, ये रिंग को ना ऐसे देख रहे हैं हम लोग, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। ये रिंग हो गया, इस रिंग के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है और वो एक्सिस इस रिंग के परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसा एक्सिस जो रिंग के कहां से पार करे, सेंटर से, और रिंग के क्या हो, परपेंडिकुलर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। उसको कौन सा लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और उस एक्सियल लाइन में अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, जैसे ये एक पॉइंट ले रहे हैं ना, इसी को कौन सा नाम बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। समझ में आया सबको? चलिए इसको हटाते हैं फटाफट। चलिए अब उसको समझते हैं, ठीक है। और इसको अगर बढ़िया से पहले विजुलाइज कर लो अच्छे से। ये रिंग हो गया, ये उसका सेंटर हो गया। तो बताओ तो इसका एक्सियल पॉइंट कहां पर है, थोड़ा बताओ तो। यहां, क्योंकि वही एक्सिस है, देखो तो यही वाला एक्सियल लाइन है और ये एक्सियल लाइन है, तो ये पॉइंट यहां पर है। तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोले, एक्सियल पॉइंट। और याद करो चार्ज पूरे रिंग पर है, ठीक है। अब दो जुड़वा भाई लेते हैं, ठीक है। एक ये जुड़वा भाई और एक इसका जुड़वा भाई। इसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस तरफ होगा, और इसका किधर होगा, इस तरफ। क्या एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब जीरो तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसका इधर है, इसका इधर है, तो बताओ तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में। समझ में आ गया? चलिए दो पॉइंट और लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो जुड़वा भाई फिर से, और यही पॉइंट, इसका इधर और इसका इधर, दोनों का रिजल्टेंट फिर किधर जाएगा, बीच में। तो इतना समझ में आ गया। और थोड़ा सा माइंड ऐसा बनाओ कि अगर सबका अगर हम देखें तो क्या यहाँ एक कोण बनेगा, और वो कोण भी, और जब, और इसका जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका भी एक कोण बनेगा, और सबका रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ किधर जाता, बीच में ही जाता, पर बाहर जाता कि अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये समझ में आ गया डायग्राम। अब हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि अगर एक रिंग में चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और इसका रेडियस कितना है, आर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, डिराइव कर लेते हैं फटाफट। और डिराइव कैसे करना है, डेरिवेशन देखना है, स्कूल का फेमस चीज है ये डेरिवेशन के केस में। रिंग को हम लोग ऐसे ना दिखा के साइड से देखेंगे तो रिंग ऐसे ही दिखेगा। ये रहा एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस कितना, x, ये तो डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट का x, और ये कौन सा डिस्टेंस होगा, r, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, तो हम एक छोटा सा चार्ज लेते हैं। छोटे से चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, dq। x अगर टोटल लेंथ है और हमको छोटा सा लेंथ चाहिए तो क्या बोलते हैं, dx। उसी तरीके से टोटल चार्ज अगर q है और हम एक छोटा सा चार्ज ले तो उसको क्या बोलेंगे, dq। तो इस dq का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल है कि सिर्फ इसका है, इसका है। तो एक छोटे से आदमी का छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E बोलेंगे तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को D, ठीक है। अब अगर हम इस D का अगर हमको वैल्यू लिखना है तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, और यहां से यहां तक का लिखना है तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट यहां पर है, ये लाइन x हो गया, ये लाइन क्या हो गया, r। तो इसको अगर ज्वाइन करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो तो। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये r है, ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, √r² प्लस x², ठीक है। तो इसका यहां पर चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया। और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, kq/r²। तो यहां हम सिंपल सा लिखेंगे k इंटू, यहां q के जगह क्या लिखेंगे, dq, डिवाइडेड बाय r²। तो r का वैल्यू कितना होगा, ये वाला होगा, यानी √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमको इतना पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है, बीच में। तो अपने मन से इसका एंगल कितना मान लिए, थीटा, अपने मन से।
और लास्ट में थीटा जो होगा रख देंगे। अब बताओ इस डी का ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, तो इसका कॉम्पोनेंट कर सकते हैं। याद करो सिखाए थे जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कॉम्पोनेंट? कॉस थीटा। तो इधर जाएगा डी कॉस थीटा और इधर क्या आएगा? डी साइन थीटा। ठीक है, अब समझना जैसे इसका इधर हुआ डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, इस जुड़वे भाई का भी इधर होगा इस तरीके से, तो उसका भी दो कंपोनेंट होगा, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल मारेगा? साइन वाला, क्योंकि इसका डी साइन थीटा इधर, इसका डी साइन थीटा इधर, तो कैंसिल आउट मारेगा। एडअप कौन सा होगा? कॉस थीटा वाला। तो ऐसे सबका एडअप कौन सा होगा? डी कॉस थीटा, और सबके छोटे छोटे डी कॉस थीटा को ऐड करना होगा, और छोटे छोटे चीजों को ऐड करने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। यानी कि अगर हमको अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको इसी डी कॉस थीटा को, सबको डी कॉस थीटा को ऐड करना है, और सबको ऐड करने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? इसको यहां तक उतारो, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, इसको नहीं उतारना है। चलिए, विजिबल है ना जी? हाँ, अभी लगाते हैं लिमिट, सब लगाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, उतारो उतारो जल्दी। समझे तुम? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर देखो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, हम लोग यहां लिख चुके हैं, इसको यहां लिखते हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाय रूट का स्क्वायर में वो कैंसल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो तुमको यहाँ कॉस थीटा दिख रहा है ना, ये वाला कॉस थीटा, ये थीटा हम लोग पहले से दिया होता कि हम लोग माने हैं, तो उस थीटा का वैल्यू रखना होगा। मेरे को ये बता, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही रहा होगा सबको। थीटा तो नहीं बता सकते, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा तो बता सकते हैं। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे को ये बता, अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें बेस कौन सा है? x, और हाइपोटेनस ये है, तो इसीलिए कॉस थीटा के जगह में हम लोग लिखें बेस अपॉन हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना चढ़ेगा? देखो इसका पावर है कितना? 1/2, और इसका पावर कितना है? 1। तो 1 और 1/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, अब अच्छा मेरे को ये बताओ, इंटीग्रेशन से इतना तो सबको पता है, कांस्टेंट सब बाहर चल जाता है। के क्या है? एक्स कांस्टेंट, क्योंकि इस पॉइंट पे चाहिए तो एक्स तो फिक्स रहेगा, एक्स भी बाहर, आर एक्स सब बाहर, खाली अंदर कौन रह जाएगा? डी क्यू। बस, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। के एक्स डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना चढ़ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब क्या है, छोटे छोटे चार्ज को ऐड करना। तो तुम बताओ अगर सारा छोटा छोटा चार्ज हम ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना चार्ज आएगा क्यू। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2। याद करो अगर कोई ग्रेविटेशन पढ़े होगे, जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का पावर 3/2। और हम वहीं भी बोले थे कि जो ग्रेविटेशन पढ़ेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिक्कत नहीं होगी। उतारो इसको, आराम से समझ के उतारना, क्योंकि ये डेरिवेशन स्कूल में पूछेगा, पक्का है, गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया ये किसका निकालें। एक रिंग के लिए और कहां पर, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये। उतारिए इसको, अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो खाली फॉर्मूला आया है ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए कि जैसे पूछे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, तुरंत बोलना है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूले से अगर हम बात करें एट सेंटर, तो अगर एट सेंटर का बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। अगर हमको रिंग के सेंटर पे पहुंचना है तो एक्स का वैल्यू कितना डालें, 0 डालेंगे। एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच गए, सेंटर पे। एक्स का वैल्यू 0 बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहाँ कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स के ऊपर ही है। और एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर हम रिंग के सेंटर पे तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। और यहां से चलते हैं बहुत दूर, कितना दूर जा सकते हो, तो अगर हम बहुत दूर चले गए इन्फिनिटी, यानी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई का वैल्यू बताओ कितना होगा, देख के बताओ। तो x का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो x ऊपर है तो इनफाइनाइट हो गया, और x नीचे भी है तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। तो जहां इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता है तो मैथ्स में लिमिट एक चैप्टर आता है कि नहीं आता है, 11th में था कि नहीं था, था ना कि नहीं था, था, लेकिन नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। अब यहां देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इधर देखो। अच्छा, x अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उसके सामने r क्या है, यहां 1 करोड़ रुपया, उसके सामने 1 रुपया, तो 1 रुपया प्लस 1 करोड़ कितना बोलोगे, 1 करोड़। तो हम क्या किए, जब x बहुत बड़ा हो गया तो इसको लिख सकते हैं के क्यू एक्स बाय, r को भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 कितना हो गया, एक्स क्यूब। अब एक x और एक x कैंसिल हो गया, तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब पुट करो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अब कैसा फॉर्म आ रहा है, 0, क्योंकि समथिंग कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी, ई का वैल्यू कितना आ गया, 0। यानी यहाँ मजेदार चीज क्या है कि रिंग के अगर सेंटर पे देखे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बहुत दूर चले गए वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। दोनों को उतारो पहले। ठीक है, यहां लिख लेना, जैसे हम लिखे नहीं पर यहां लिख लेना, ठीक है, कि यहां
आर को क्यों नेग्लेक्ट किए? बहुत स्मॉल है, बिकॉज लिख लेना यहां पर, बिकॉज x इज वेरी ग्रेटर देन r, इसलिए नेग्लेक्ट किए, अपने मन से नहीं किए। ठीक है, उतार लिया यहां तक। नेक्स्ट पेज में आता है। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ, थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, कि कोई फंक्शन ई का वैल्यू स्टार्ट कितना से होता है? 0 पे, सेंटर से 0 से स्टार्ट हुआ और दूर जाते रहे और खत्म भी इन्फिनिटी में कितना हुआ? 0। तो कोई वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट कर रहा है बढ़ना और 0 पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब कहीं एक मैक्सिमम आया होगा। इसको समझने का एक और तरीका है कि मान के चलो बचपन में कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं था, तो बचपन में पैदा हुए तो 0 रुपया लेके पैदा हो गए और लास्ट में बुढ़ापे में कितना लेके जाओगे? 0। तो अपने जीवन में कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम्हारे पास सबसे मैक्सिमम पैसा होगा, है कि नहीं? किसी दिन तुम्हारा बैंक बैलेंस सबसे हाई होगा, यानी एक मैक्सिमम आएगा, तो वहां तक तुम्हारा ग्राफ बढ़ा और वहां से फिर घटेगा। तो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, है ना? इसके आगे मत बोलना। हाँ देखो, तो इसका ग्राफ कैसे होने वाला है, इधर देखो, यानी कि अगर हम E वर्सेस X ड्रॉ करें, क्योंकि देखो हम लोग जो 4 ग्राफ पढ़े थे उसमें से किसी में भी है ये, हम लोग जो 4 ग्राफ पढ़े हैं, y is directly proportional to x, proportional to x square, inversely proportional to x, inversely proportional to x square, इसमें से चारों में किसी में मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, पर एनालाइज करके बना सकते हैं कि जब x का वैल्यू 0 था, यानी एकदम हम सेंटर पे थे, तो e का वैल्यू भी कितना था? 0। यानी इतना गारंटीड है कि मेरा ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और x बहुत दूर चले जाएंगे तो खत्म भी कहां पर होगा? 0 पे। तो तुम बताओ ग्राफ कैसा होने वाला है? ग्राफ पहले बढ़ेगा, फिर एक समय पर मैक्सिमम आएगा और फिर ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा? ठीक है, तो मान के चलो कि तुम्हारा रिंग ऐसा है, यहां पर ऐसा रिंग ऐसा रखा हुआ है, ऐसा ये रिंग है, तो इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस साइड। तो इस साइड मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। यानी कि इधर भी तुम्हारा ग्राफ बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे बने? नीचे बनेगा। तो यही ग्राफ बस इधर कंटिन्यू कर देना है ऐसे। लेकिन फिर से वापस एक चीज जो बोलेंगे, ये रिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताओ, ये ग्राफ देख के बताओ कि ये रिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी ना इसके इधर और इसके इधर। अगर ये रिंग नेगेटिव होता तो क्या होता? ये नीचे आ जाता और ये ऊपर चला जाता। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये देखो ध्यान से, कि x का वो कौन सा पोजीशन होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सबसे मैक्सिमम। तो एक पॉइंट होगा कि 2 पॉइंट होगा? 2 पॉइंट, एक उधर और एक इधर। अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सिमेट्रिकल होगा कि उधर ज्यादा इधर कम? सिमेट्रिकल होगा। याद रखना, ये वाला वैल्यू होता है r/√2 और ये वाला वैल्यू होता है -r/√2। उतारो इस ग्राफ को। हाँ, 1 2 3 और मैक्सिमम कितने जगह? 2 जगह, यहाँ और ठीक है। तो रिंग का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए? ग्राफ, सब कुछ पढ़ लिए। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन लिखे मेरे तरफ से, ठीक है। इतना समझने के बाद एक क्वेश्चन बस लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, find the value of maximum electric field due to ring on axial line। ट्राई करिए, हमको पूरा आंसर चाहिए इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सियल लाइन। ये ट्राई करो। सोचो और बनाओ। ग्यारह बजे स्कूल क्या? नेक्स्ट वीक से हम टाइम थोड़ा चेंज करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक से ना 3 बजे नहीं रखेंगे। अच्छा, स्कूल कितने बजे छुट्टी कर रहा है? 1:30 बजे सर। 2 बजे होता है। नहीं, वो शायद अब जल्दी छुट्टी करेगा शायद। चलो क्वेश्चन बना। क्लास 3:30 से 3:30 के बाद ही स्टार्ट होगा। 3:30 या 3:30 के बाद, उससे पहले नहीं, बहुत गर्मी है। चलिए बताएं फिर, जल्दी करो। देखो कितना आसान है। देखो इधर देखो, पहले मेरे को ये बताओ, हमको रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कौन सा लाइन में? एक्सियल लाइन में। तो सबसे पहले याद कर लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। E = पावर 3/2, यही फॉर्मूला होता है। अब हमको E का क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। और हमको पता है कि मैक्सिमम कहां पर होता है? R/√2। तो सिंपल सा ये होता है कि अगर तुमको एक इक्वेशन पता है y = x+2 और तुमको y का वैल्यू चाहिए x = 3, क्या करते हो? पुट कर देते हैं। यहाँ भी तो वही करना है। जब E का फॉर्मूला है मेरे पास और हमको पता है कि x R/√2 पे क्या होता है? मैक्सिमम। तो हम x = R/√2 सिंपली कहाँ पुट कर देंगे? x पर। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा KQ R/√2 डिवाइडेड बाय R² प्लस R/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? R² 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। बस थोड़ा सा मैथ लगा के इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है, आ गया आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एक होता है कहां पर मैक्सिमम और एक होता है कितना मैक्सिमम। तो अगर पूछा जाए कि कहां मैक्सिमम है तो को क्या बोलोगे? R/√2। और मैक्सिमम कितना है तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दोगे? R/√2। समझ में आया? ये जो वैल्यू आया ना जी, ये वाला वैल्यू, ये पता है कौन सा वैल्यू है? ये जो ग्राफ हम लोग पढ़े ना, ये वाला वैल्यूज है। क्योंकि R/√2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा और एक ये वैल्यू आएगा। चलिए, तो रिंग का कहानी पूरा खत्म। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, ग्राफ पढ़ लिए, कहां पर मैक्सिमम होगा सब कुछ पढ़ लिए टोटल।
हाँ, नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर का एक एग्जांपल दो फटाफट कि आपकी जिंदगी में हॉलोस्फेयर कहां दिखता है। कौन सा क्रिकेट बॉल? टेनिस बॉल। एक टेनिस बॉल होता है, एक ड्यूस बॉल होता है। तो ड्यूस बॉल कैसा स्फेयर है? सॉलिड है, अंदर भरा हुआ है। और टेनिस बॉल अंदर क्या होता है? खोखला। तो वो कैसा है? हॉलोस्फेयर। तो हॉलोस्फेयर को अगर देखें अगर हम ध्यान से, ठीक है, तो ये एक हॉलोस्फेयर हो गया। अच्छा, एक रिंग पे जो चार्ज हम देंगे वो पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हॉलोस्फेयर में चार्ज देंगे तो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? पूरे एरिया में, पूरे सरकमफेरेंस नहीं, पूरा एरिया। और अगर हम एक पूरा सॉलिड स्फीयर में चार्ज देंगे तो खाली एरिया में होगा कि पूरे वॉल्यूम में होगा? वॉल्यूम में होगा। तो हम क्या करते हैं, एक हॉलोस्फेयर है और इसका कहानी सुनना बहुत आसान कहानी है, इसका कुछ यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर एक हॉलोस्फेयर में है और इस पे चार्ज प्लस क्यू पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्म। दो केसेस आएगा, एक यूनिफॉर्म और दूसरा क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अगर कोई, अच्छा, इस हॉलोस्फेयर अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ दो ही रीजन है। कहाँ कहाँ? हॉलोस्फेयर के अंदर और हॉलोस्फेयर के बाहर, दो ही रीजन है। अगर तुमसे कोई भी पूछे कि बताओ इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी भी पॉइंट पर, अंदर कोई भी पॉइंट पर अगर कोई पूछे तो हमेशा बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। क्यों होता है आगे जाके गॉस लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन पूछेगा तो अंदर कितना होता है तो क्या बोलोगे? 0। अब बाहर किसी भी पॉइंट पर और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? r। तो डिस्टेंस कहां से लेना है? सेंटर से। क्या ये एक पॉइंट चार्ज है? एक हॉलोस्फेयर पॉइंट चार्ज है? नहीं, पॉइंट चार्ज तो नहीं है। लेकिन हॉलोस्फेयर को अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लिखना है तो पहली बार फिजिक्स में ये एज्यूम कर सकते हो, एक तुम्हारा एक्सेप्शन है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जहाँ नहीं समझ में आता सर क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन है, पढ़ लो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं KQ/r², ये स्ट्रिक्टली हम बोले थे ये सिर्फ किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज। पर एक एक्सेप्शन है कि अगर हॉलोस्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, कहाँ पर? बाहर, तो पूरा हॉलोस्फेयर को हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं? एक पॉइंट चार्ज। और यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू हो जाएगा? KQ/r²। कितना आसान है। उसके अंदर कितना होगा? 0। और बाहर कितना होगा? KQ/r²। एक और जगह है, अंदर बाहर तो हो गया, एक पॉइंट कहाँ है? उसके सरफेस पे। सरफेस पे बताओ E का वैल्यू कितना होगा? कुछ नहीं है। ये पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? रेडियस r के बराबर है, तो यहां लिखेंगे KQ/R²। और इसका ग्राफ उससे भी आसान है, देखो इधर E वर्सेस R, ठीक है। देखो मेरे को ये बताओ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। और ये 0 कब तक रहेगा? R रेडियस तक, यानी एक पॉइंट आएगा जहां उसका वैल्यू कितना है? R। और यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। फिर जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत आ जाएगा, कितना? KQ/R²। और बाहर जैसे ही जाएंगे, फटाफट इसको देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। और इनवर्सली कैसे? R की R²। बस यहाँ से ऐसे घुमा दो, खत्म हो गया। और इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखा दो सुंदर बनाने के लिए कि यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। और जैसे ही बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ग्राफ ऐसे गिरा दिए। समझ में आया? नोट डाउन करिए इसको। यानी मैक्सिमम क्या? चार्ज नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? सरफेस पे। और कितना होगा? KQ/R²। ठीक है, यानी हॉलोस्फेयर में दो ही चीज याद रखना है, अंदर कितना होता है? 0। और बाहर उतना ही होगा जितना एक पॉइंट चार्ज। उतारिए, सिर्फ हॉलोस्फेयर। ये एक्सेप्शंस गॉस लॉ में सब बताएंगे, अभी सिर्फ पढ़ना है इसको।
अब इसी से रिलेटेड कितना क्वेश्चंस बनता है वो बताते हैं। एचसी भराव में भर के क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, अच्छा ना अच्छा ये सिर्फ किसके लिए बताएं? यूनिफॉर्म के लिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो तभी होगा जब चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो? यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। ये याद रखना है, यही सब बच्चा छोड़ देता है। अच्छा अंदर जीरो तो बस जीरो ही सपना में लेके चला गया और टिक भी मार के आता है। वो जीरो तभी होगा जब चार्ज कैसा होगा? यूनिफॉर्म। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ई इनसाइड हमेशा कितना होगा? जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, अच्छा मैथ्स फॉर्मेट में इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो थोड़ा मैथ्स, अगर थोड़ा E इज इक्वल टू जीरो, R लेस देन कैपिटल R इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इफ R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। क्या ये मैथ्स के हिसाब से सही लिखा हुआ है? देखो तो ये वाला सही लिखा है ना, कि अगर R का वैल्यू कैपिटल R से क्या है? कम है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? जीरो। और अगर R कैपिटल R से बड़ा भी है या क्या है? बराबर भी है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये थोड़ा उसमें लिखा रहता है मैथ्स फॉर्मेट में, लेकिन ये तभी होगा जब चार्ज कैसा होगा जी? यूनिफॉर्म। ये सब याद रखना है, छोटा छोटा चीज जो आदमी भूल जाता है कभी कभी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, आज का क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बढ़िया से डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये भी हॉलोस्फेयर है और बाहर वाला भी क्या है? हॉलोस्फेयर। पर दोनों का सेंटर सेम है कि अलग अलग है? सेम है। इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक हॉलोस्फेयर। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है R1 और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना? R2। कुछ पॉइंट्स हम दे रहे हैं, एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट हो गया B और एक पॉइंट हो गया C। यहां से ये डिस्टेंस R1, यहां से ये डिस्टेंस R2 और यहां से ये डिस्टेंस कितना? R3। मेरे को बताओ A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, B पर कितना होगा और C पे कितना होगा? जो समझ में आया आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा होने दो, गलती होगा होने दो, लेकिन ट्राई। अच्छा चार्ज तो दिए ही नहीं, रुको, इस पे लिखो चार्ज प्लस Q और बाहर वाले पे लिखो प्लस 3Q। चलो हाँ, अब आंसर बताओ मेरे को। किसको टच करना चाहिए? ये स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3, ये कैपिटल R1, कैपिटल R2।
आराम से 5 से 10 मिनट लो, निश्चिंत होकर बनाओ। बस खाली एक चीज याद रखना, होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर अगर लिखना होगा तो उसको कैसा मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज। चलिए आराम से बनाइए। क्या बना लिया? चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरकीब बताते हैं, ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और दे देंगे, ठीक है, काहे नहीं देंगे, चलो। अच्छा क्या दिक्कत है, देखो इधर इधर। अच्छा ए पॉइंट, जैसे एक होलोस्फेयर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी होलोस्फेयर के कारण होगा। यहां पर कितना होलोस्फेयर है, 2, तो अब दोनों को लेके चलना है। ये जो ए पॉइंट है वो इस होलोस्फेयर के भी अंदर है और इस होलोस्फेयर के लिए भी अंदर है, बेचारा दोनों के अंदर है वो, तो दोनों के लिए कितना है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बी वाले पे आते हैं। बी वाला इस बड़े वाले के लिए अंदर है कि बाहर है, ये पॉइंट बड़े वाले के लिए अंदर है, तो इस पॉइंट पर Q 3Q का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन ये पॉइंट Q का किधर है, बाहर है, और अगर इसके बाहर है तो इस Q को हम पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे, तो हम इसका आंसर सिंपल लिखेंगे KQ बाय R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से कितने डिस्टेंस पर है, R2, ठीक है। चलिए ये जो पॉइंट C है वो दोनों का क्या है, बाहर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वजह से होगा, तो एक के वजह से Q और इसके वजह से 3Q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 4, तो लिखेंगे K इंटू डिवाइडेड बाय R3 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया, कोई भारी चीज तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चंस करता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। चलिए, और देखो जब ऑब्जेक्टिव पूछेंगे ना तो मजा तब आएगा जब कोई डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है, और जिसको हम पूछेंगे वही आंसर देगा, ठीक है ना, डिस्कशन कुछ नहीं, फिर मजा खराब हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो कॉपी में। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सब नीट का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि कितना समझ में, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लिए, पढ़ लो,
और 1 मिनट तक सोचो और कोई किसी से बात नहीं करेगा, हम देख रहे हैं। जो बात किएगा हम एलिमिनेट कर देंगे, उसे पूछेंगे ही नहीं। बेदखल हो जाएगा। चलिए दोनों खत्म। चलो बात नहीं करना, अपना अपना सोचना है बस। ठीक है, नीट में 1 मिनट मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। 1 क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक है चलिए। तो अच्छा सोच ही रहे, प्रोसेसिंग चल रहा है, करने तो कोई दिक्कत नहीं। हम अभी सिर्फ पूछेंगे ऑप्शंस, ठीक है, उसके बाद लास्ट में लॉजिक पूछेंगे, इसलिए अभी फ्री हो, कुछ भी आंसर दे सकते हो। चलिए कौन देगा? और सोच रहा है, काहे डिस्टर्ब कर रहा है? सोचो 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 सोचो, आते हैं तुम पर। हाँ जी सोच ही रहा है। सर सोच, कौन कौन सोच लिया? 1 2 3 4, तुम तो आउट हो भाई, तुम लोग। हाँ चलिए, पहला आंसर ये बोला 0। हम ठीक, नाम क्या है? हाँ ठीक है। और कौन? हाँ चलिए अमित। और हाँ, अब तो सब 0 ही बोलेगा। बी दूसरा आंसर पॉजिटिव। क्या नाम है? नाम ना राज, नाम तो सुना ही होगा। हाँ और इसके अलावा कोई? कैनॉट से सर बता ही नहीं सकते, ये तो होगा ना बहुत कोई। नहीं, हाँ बताओ तुम। हाँ तुमको पॉजिटिव लग रहा है। नाम? आयुष। आयुष आयुष चलिए। हाँ जी लास्ट बेंच 0। और किसी को कोई अलग? कि सर डाटा वाटा कुछ दिया नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं कैन नॉट से। ये भी होता है, डाटा इनसफिशिएंट ऑप्शन होता है उसमें, तो ऐसा कुछ? पॉजिटिव। चलिए तो पॉजिटिव कितने लोगों का है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4। आपको क्यों पॉजिटिव लगा? हाँ तुम्ही को, तुम्ही को। हाँ 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 बस। हाँ वाह वाह। कौन सा किताब में लिखा है कि वर्क डन होगा तो पॉजिटिव होगा? वर्क डन में फ्रिक्शन याद करो। बॉडी आगे जाता था, फ्रिक्शन किधर लगता था? पीछे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होता था। ऐसा नहीं कि वर्क डन हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है। और कौन था पॉजिटिव? हाँ बोलो। हाँ ठीक है। अच्छा तुम लेके किसको जा रहा है? इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू को लेके जाना है। कहां से कहां तक? ए से बी। ठीक है, तो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पढ़े ही नहीं है। ठीक है, और कोई पॉजिटिव? हाँ पता नहीं है पर पॉजिटिव लग रहा है। चलिए 0 कितने लोग का आंसर था? 1 2 3 4। हाँ जी अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो जा रहे हैं अंदर तो चलेंगे, क्या दिक्कत है? तो 0 क्यों हो रहा है, वही तो क्वेश्चन है। एग्जैक्ट रीजन बताओ क्यों 0? 1 मिनट, आएंगे सब पे आएंगे। हाँ हाँ जी बताओ। एकदम सब लोग पढ़े होंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते हो। आगे फोर्स होता है क्यू इंटू ई। आगे अंदर क्या 0 होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स का वैल्यू 0, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन कितना होगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? तो यहाँ कोई पोटेंशियल, देखो जो पढ़ा रहे हैं उसी से सोचो, पोटेंशियल मत जाया करो इधर उधर। ठीक है चलिए नेक्स्ट, इसको उतारिए फटाफट। एक और क्वेश्चन लॉजिकली पूछेंगे, एकदम सिंपल सा।
चलिए एक जेई 2004 का क्वेश्चन लिखो फटाफट, और जेई एडवांस का है ना, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन लिखो, हम लिखेंगे नहीं, बहुत बड़ा है, लिखो फटाफट। 6 चार्ज, लिखते जाओ। 6 चार्ज स्मॉल, ऐसे लिखो 6 चार्ज क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, लिख लिए। पी क्यू आर एस टी यू ओ, ठीक है। 6 चार्ज क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू आर टू बी अरेंज्ड, आर टू बी अरेंज्ड on the vertices, on the vertices, on the vertices of a regular hexagon, of a regular hexagon PQRSTU, on a regular hexagon PQRSTU, such that the electric field at the center, such that electric field at the center is double the field produced, is double the field produced when only charge q, when only charge, वही small q, ठीक है, when only charge small q is placed at vertex r, is placed at vertex r, full stop. The sequence of the charge from, the sequence of the charge from, the sequence of the charge from P to U, P to U is, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। खाली 0 0 आदत पड़ गया ना, माइनस क्यू क्यू क्यू। चलिए क्वेश्चन हम एक बार बता देते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। कि चार्जेस, ये 4 ऑप्शन है, P से U तक आपको कैसे रखना है ताकि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो डबल होना चाहिए। किसके डबल होना चाहिए? जब एक चार्ज को सिंपली हम कहाँ रखे हैं, R पे। आगे बढ़िए, आराम से सोचो, क्वेश्चन बना सकते हो। अभी क्या आंसर? बहुत बढ़िया, हड़बड़ाओ मत, आराम से सोच के, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और हम बता रहे हैं ना, ये अगर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा क्या नहीं भी हो ना, और बढ़िया से पढ़े हो ना, आंसर दे सकते हो। कोई भारी चीज नहीं है, जेई 2004 का क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से डिस्कस भी करेंगे हम लोग। पहले सॉल्व करो अच्छे से। और जेई में 5 मिनट मिलता है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। 5 मिनट में क्वेश्चन करो, बहुत है।
हाँ ये क्वेश्चन बनना चाहिए जी, हम बता रहे हैं। ये बनाने का अंदर ही अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। नहीं बने तो डिमोटिवेट फील भी नहीं करना। बी डी 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 बना हमारा आंसर कौन सा ए Q माइनस देखो हाँ सी लग रहा है। सी होगा। चलिए सस्पेंस को खत्म किया जाए फटाफट, है ना। चलिए अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक अच्छा आर पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखें, यहां पर अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखें तो इसका ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ये डिस्टेंस अगर x मान लिया जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला कितना होगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसके कारण के क्यू बाय एक्स स्क्वायर है। तो अब अगर हम ये सब रखें तो यहाँ पर नेट उसका डबल आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2kq बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको kq बाय एक्स स्क्वायर कहीं लिख के रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kq बाय एक्स स्क्वायर, इसको कहीं लिख के रख लेते हैं, ठीक है। अब एक एक करके प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। चलिए ए वाला पहले प्लॉट करते हैं, ठीक है। q माइनस क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू सेंटर पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों q का कैंसल, ये दोनों माइनस क्यू का भी कैंसल, बचा इसका और इसका, दोनों का इसी तरफ होगा। तो अगर इसका के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा तो इसका भी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो दोनों कितना होगा 2kq बाय एक्स स्क्वायर। लिए पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। सब देख लेते हैं एक बार कि बाकी भी कुछ गलती है या सही है। सेकंड, इसको फटाफट मिटाते हैं। हाँ, सेकंड में पहला क्या है q, फिर q, फिर q,
फिर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। चलो एक एक चीज देखो, ये दोनों कैंसल आउट करेगा, नेट किधर होगा, सॉरी नेट इधर होगा, इन दोनों का नेट और इन दोनों का नेट। क्या इन तीनों का रिजल्टेंट उधर जा सकता है कभी? कभी नहीं जा सकता, खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता। थर्ड इसी टाइप से चेक कर लेते हैं फटाफट। क्या हो गया, हाँ माइनस क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू क्यू। अच्छा इस पॉइंट पर एक बात, ये सही ड्रॉ किया ना, माइनस क्यू 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 माइनस क्यू क्यू। इस पॉइंट पर इन दोनों का कैंसल, इन दोनों का भी कैंसल, और इन दोनों का नेट इधर आएगा, 2 टाइम्स तो आएगा, पर डायरेक्शन इधर है कि इधर है? इधर है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेट डायरेक्शन किधर चाहिए, उधर। ये भी खत्म हो गया। उसी टाइप से लास्ट वाला भी तुरंत चेक कर ही लेते हैं फटाफट। माइनस क्यू 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 माइनस क्यू, यही है। इन दोनों का उधर, इन दोनों का इधर, और इन दोनों का इधर। अब देखो यहां इसमें और डी में मजेदार चीज क्या है, इसका और इसका पहले से ही 2 टाइम्स हो चुका है, और इन दोनों का भी रिजल्टेंट इधर ही आएगा, तो 2 टाइम्स होगा कि 2 टाइम्स से ज्यादा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा? ये तीनों खत्म। ये ऐसे ही जेए में आता है क्वेश्चंस, तो भारी थोड़ी ना है कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर बन जाएगा। ए आया था किसी का? अब तो सब उठाएगा। 1 2 3, चलो बढ़िया है, ठीक है। और एक काम करो, हमको एक काम था, एक पेन देना, एक पेपर, ठीक है। जिसका नाम नहीं लिखा है मायूस मत होना, है ना, टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ शगुन, कहाँ गया? करण, करण के बगल वाला का क्या नाम है? हाँ दीपांश, ठीक है। और इसका नाम शायद पोरू अनिमेश ना। हाँ एक अनिमेश पढ़ता है, दूसरा अनिमेश कहाँ है? पढ़ता नहीं है। 1 2 3 4 5 6, हम 6 लोगों का नाम लिखे हैं। बाकी लोग आराम से संडे आ सकते हो, टेस्ट दो, ठीक है, अच्छा स्कोर करो। हम पहले ही बता देते हैं, ये चीज जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, मेरे को क्या लग रहा है, जैसे इस बैच में अगर हम प्रैक्टिकली बताएं तो इस बैच में कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया हैं, जिनको हम चाहे तो और गाइड करेंगे तो वो और बढ़िया निकल सकता है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि उनका माइंड पहले से 11th भी पढ़ा हुआ है, वो लोग 12th में और उसको अच्छा पढ़ाएंगे तो निकल जाएगा। अब वही चीज़ अगर उन लोग के लेवल पे हम पढ़ाएंगे, तो अभी जो तुम लोग आए जिसका 11th थोड़ा वीक है या थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो फिर उसका सब बाउंसर जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया बैट्समैन है उसको हम अच्छा बॉल डालेंगे, और जो वीकर बैट्समैन है उसको पहले हम बढ़िया बढ़िया बॉल खिला लेंगे कि भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद उसको भी बढ़िया बढ़िया गेंद डालेंगे। समझ में आया प्रोसेस? पहले बैच अलग कर लेंगे। देखो अब तुम इतना समझ लो, जेई का क्वेश्चन बना सकते हो ना, नहीं भी बना कम से कम फील तो आ रहा है ना कि थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो बन जाएगा। तो इसीलिए हम बैच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो जो बैरियर है ना उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। बढ़िया स्टूडेंट्स को अलग करके उनको बहुत फास्टली ले जाके उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उसमें हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे। जैसे वीकली हम 3 क्लासेस ले लेंगे, 4 क्लासेस ले लेंगे, 5 क्लासेस ले लेंगे, ताकि हम धीरे धीरे जाएंगे तो हमको क्लासेस बढ़ाना होगा। और जो बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स है वो एक बार में कैच करेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको वीक में 2 देंगे या मैक्सिमम 3 देंगे, काम हो जाएगा उसमें। तो वहाँ 2 से 3 क्लास, इधर 3 से 4 क्लास, बात सेम ही होगा। पर हमको पता है कि वही चीज़ समझाने के लिए टॉप बैच में हमको 1 बार बोलना होगा, और इस बैच में हमको कितना बार बोलना होगा? 2 से 3 बार तो बोलना होगा। 4 तरीके से समझाना होगा, टाइम तो लगेगा। तो इसलिए हम बैच, ऐसा कभी मत सोचना कि सर हमको बोका बैच में डाल रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस बैच में भी जेई का क्वेश्चंस होगा, नीट का क्वेश्चंस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। बस फर्क ये है कि उसमें हम अलग रफ्तार से दौड़ेंगे, इसमें हम अलग रफ्तार से दौड़ेंगे, पर लास्ट में दोनों ट्रेन सेम स्टेशन पहुंचेगा।
ठीक है, इतना समझ लो। चलिए मिलते हैं फिर, है ना।